नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में आपको अलग-अलग वीडियोस बना के दिए हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के अंदर आपको नोटिसेस के कैसे रिप्लाई करने हैं, आपको कौन से नोटिसेस को किस तरीके से लेना होता है, नोटिस को आपको उत्तर देने का तरीका क्या-क्या होना चाहिए, सारा चीज़ मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के आपको समझाया है। आज कुछ ऐसी ही नई जानकारी लेके मैं आया हूँ, जैसे कि दोस्तों ये जो आर्बिट्रेशन और सेक्शन 17 होता है इंटरिम ऑर्डर वाला, तो वो सेक्शन 17 में जब भी आपको इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है कोई भी आर्बिट्रेटर से, जो आर्बिट्रेटर आपने कभी खुद ने उसके उससे कोई कंसेंट दिया ही नहीं है, बैंक ने खुद ही अपना आर्बिट्रेटर और अपना खुद ही जज अपना चुन लिया और उससे इंटरिम ऑर्डर जो है निकाल लिया और फिर आपके बैंक में भेज के आपका सैलरी अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस इंटरिम अवार्ड को मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और किस तरीके से हमने हमारे क्लाइंट का इंटरिम ऑर्डर को लेके उनको एक लीगल नोटिस भेजा और वो लीगल नोटिस से वो किस तरीके से इंटरिम अवार्ड उन्होंने रद्द कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो को आप ये पूरा देख लेना ताकि आपके भी इंटरिम ऑर्डर जो है विड्रॉ होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है आपको हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे जो क्लाइंट है, ये मैंने यहाँ पे इनका आइडेंटिटी छुपा दिया है। इन्होंने बोला, देखिए दोस्तों, ये 16 जनवरी का इसी महीने का है। इन्होंने मुझे ये विड्रॉल ऑर्डर भेजा और बोला कि सर थैंक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ यू माय आर्बिट्रेशन प्रोसेस हैज बीन विड्रॉन। तो ये प्रोसेस जो है मेरी क्या कर दी, आर्बिट्रेशन विड्रॉ ही कर लिया, इंटरिम ऑर्डर भी हमारा विड्रॉ कर लिया और जो है आपके लीगल नोटिस से आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लीगल नोटिस उनको भेजा था। अब मैंने क्या लीगल नोटिस भेजा था, तो ये भी आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ और आर्बिट्रेटर ने उस लीगल नोटिस को मिलते ही किस तरीके से विड्रॉल ऑर्डर कर दिया, ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों, पहले हम लीगल नोटिस के कंटेंशन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये तो पहले मैंने ये लीगल नोटिस आपको मैं यहाँ पे पढ़ा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे लेटर हेड पे लीगल नोटिस मैंने भेजा था। अब आगे देखते हैं, एक मिनट में फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे रिलेटेड हेड पे गया था लीगल नोटिस रिप्लाई, और जैसे ये 20/12 को मैंने 20 दिसंबर को मैंने ये भेजा था। ये जो आर्बिट्रेटर लॉ फर्म थी और ये जो बैंक थी वो एनबीएफसी कंपनी थी, और ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट सो एंड सो रिगार्डिंग द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन आर्बिट्रेशन मैटर सो एंड सो। यहाँ पे मैंने आर्बिट्रेटर केस नंबर वाला सारा उनका नाम मैंने हाइड कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा अंडर इंस्ट्रक्शन एंड अथॉरिटी ऑफ माय क्लाइंट सो एंड सो एंड एड्रेस सो एंड सो। सो मैंने क्या क्या कंटेंशन इसमें दिया है, देखिए दोस्तों। अब पैराग्राफ नंबर 1 में मैंने ऐसा लिखा था, द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन अबाउट रेफर्ड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इन द is in direct contravention of the established principle of natural justice, the Arbitration and Conciliation Act 1996, and the judgment of Honorable Supreme Court Perkins Astman, architect TPC and other। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ऐसा बोला है कि आप यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते और उससे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, फिर भी आपने क्या किया है। तो अगले पेज पे जाते हैं, ये जजमेंट मैंने इस नोटिस में लिखा है, जजमेंट भी आप इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो आप हमारे चैनल पे दे सकते हैं। ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन जब भी आप प्रोसीडिंग चालू करते हैं। ठीक है, तो इस जजमेंट का नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। माय क्लाइंट वाज नाइदर कंसल्ट नॉर प्रोवाइडेड एनी अपॉर्चुनिटी टू एग्री upon the appointment of sole arbitrator, such an appointment and is void and unenforceable under the law। हमने ये बोला कि जजमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, ये आर्बिट्रेटर, ये हमने हमारी कोई कंसेंट ही नहीं लेके आपने ये चुना है, तो ये आर्बिट्रेटर वाइड है, इसने जो भी कोई ऑर्डर किया होगा तो ये अनएनफोर्सेबल होगा। ऐसा हमने इस पहले पैराग्राफ में हमने इसने लिखा था। दूसरे पैराग्राफ में हमने लिखा, माय क्लाइंट हैड
already raised the objection to the unilateral appointment of arbitrator via written communication dated 15/10/2024 despite Indified Capital Limited Private Limited proceeded with the arbitral proceeding unilaterally and obtained the interim order. Such action demonstrates blatant disregard of principle of fairness and the obligation to raise my client the interim order so obtained in illegal void and unenforceable. हमने 15/10/2024 को ही ऑब्जेक्शन दिया था। देखिए दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ अपनी हमारे वीडियोस में, लाइव में, कि आपको आर्बिट्रेशन नोटिसेस के क्यों जवाब देने हैं, क्यों ऑब्जेक्शन देने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 15/10 का जो ऑब्जेक्शन भी है, ये जो क्लाइंट है हमारे, हमने ही ड्राफ्ट किया था और भेजा था कंपनी को। हमने 15/10 का ऑब्जेक्शन देने के बाद भी इन्होंने क्या किया, इंटरिम ऑर्डर आर्बिट्रेशन चालू रखा। वो हमने बोला इस नोटिस में इनलीगल है, वाइड है, अनएनफोर्सेबल है। ठीक है, हमने इसमें बोला 3 नंबर पैरा में बोला हमने, माई क्लाइंट वॉलेमेंट्री vehemently object the interim order dated so and so which directed the freezing of account of so and so uh, maintained with ICICI बैंक अकाउंट नंबर so and so, पैन कार्ड नंबर so and so। ठीक है, अभी ये क्या है, हमारे जो क्लाइंट है, ठीक है, उनका जो अकाउंट है ये आईसीआईसी बैंक में था और ये आईसीआईसी बैंक अकाउंट नंबर एसोसिएट विद दिस पैन कार्ड नंबर, ये आपने क्या कर दिया है, फ्रीज करने का इंटरिम ऑर्डर निकाल दिया है। और हमारे अब हमारे क्लाइंट का अकाउंट आप फ्रीज करना चाहते हैं, तो ताकि हमने ऑलरेडी उसमें ऑब्जेक्शन किया था और फिर भी आपने ये ऑर्डर कर दिया, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। अब मैंने इसके ऊपर भी ऑडी अल्ट्रम पार्टेम मतलब क्या है, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, किसी लास्ट 2 वीडियो पहले मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो ऑडी अल्ट्रम पार्टेम क्या होता है, ये भी आप उसमें इस वीडियो में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे जाके हमने लिखा था, द आर्बिट्रेटरी एंड यूनिलैटरल फ्रीजिंग ऑफ माय क्लाइंट बैंक अकाउंट हैज कॉज्ड सर्वर disruption its business operation and inflicted significant financial hardship. The principal under section 17 under empower the tribunal to pass interim measures, but such measures must be exercised judicially and compliances with procedural fairness. The interim order as it stand fails to meet these legal standards. जो भी आप इंटरिम ऑर्डर करोगे सेक्शन 17 में, वो अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट होना चाहिए, सेक्शन 17 के हिसाब से होना चाहिए, जुडिशियली होना चाहिए, तो प्रोसीजरल ऑफ फेयरनेस के साथ होना चाहिए। ऐसा इंटरिम ऑर्डर ही जो होता है वो वाइड होता है, जो इलीगल होता है। अगर आपने ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो ये सेक्शन 17 वाला आपने जो इनलीगल अवार्ड किया और इंटरिम ऑर्डर किया है, वो जो है वाइड हो जाए, मतलब वो जो है इनलीगल ऑर्डर है। इस तरीके से हमने इसमें बताया। 5 पैराग्राफ में हमने बोला, माय क्लाइंट असर्ट दैट द apprehensions raised by the claimant Messrs Indify Capital in application section 17 and lack of substantive evidence, the allegation my client intend to withdraw funds to defeat the claim and baseless unwarranted. Furthermore, the balance of convenience and irreparable harm tilt heavily in favor of my client। हमने बोला कि हमारे क्लाइंट की जो आप सेक्शन 17 में अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हो, तो वो और उसके फंड्स आप जो विड्रॉ करने जा रहे हो, तो ये उनका इनरिपेरेबल जो है हार्म है, जो आपको जो है हेविली मेरे क्लाइंट को जो है वो जो है सर जो सफर होने वाला है इस ऑर्डर से। ठीक है, एज अ फ्रीजिंग अकाउंट ऑफ लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब इसने जो ऑर्डर की वजह से हमारा जो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, उनके बिजनेसेस जो सफर होने वाले, तो ये जो भी आपके फाइनेंशियल हार्म होगा, तो वो जो है आपके इस सेक्शन 17 के ऑर्डर से होने वाला है। 6 में हमने बोला कि माय क्लाइंट रिजर्व द राइट टू चैलेंज लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द said interim order before the appropriate judicial forum. My client also intend to seek appropriate remedies for the losses and damages incurred due to wrongly action initiated by the claimant
एंड अपहेल्ड द थ्रू द इंटरिम ऑर्डर। मतलब हमारे राइट्स इसमें कर्टेल हो जा रहे हैं, लीगलिटी वैलिडिटी ऑफ योर इंटरिम ऑर्डर हम ये अप्रोप्रिएट फोरम के कोर्ट में हम ये चैलेंज कर देंगे आपका ये सेक्शन 17 वाला, और जो भी लॉसेस और डैमेजेस होंगे ये इनके जिम्मेदार ये दोनों लोग होंगे, ताकि इन्होंने रॉन्गफुली एक्शन इन्होंने इनिशिएट किया और इसकी वजह से हमें जो है इतना बड़ा जो है फाइनेंशियल लॉस हो गया, ये पूरा आपसे ये हम वसूल कर लेंगे, ऐसा हमने इस नोटिस में हमने बोला। इनलाइटन अबाउट द हायर बाय टू कॉल अपॉन यू इमीडिएटली रिवोक द फ्रीजिंग, हमने बोला इस नोटिस में कि आप इमीडिएटली जो है फ्रीजिंग ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट माय क्लाइंट बैंक अकाउंट एनेबल्ड कंटिन्यूशन इन बिजनेस ऑपरेशन विदाउट फर्दर हर्ट, ये आपका जो ऑर्डर है आप तुरंत क्या करिए, फ्रीज करने का ऑर्डर आप वापस ले लीजिए और प्रोवाइड रिटन अश्योरेंस विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस that the arbitral proceeding will be conducted in accordance with principle of fairness and equity, including the reappointment and arbitrator through the mutual consent of mandate under the act। हमने बोला कि 7 दिन के अंदर आप आर्बिट्रेटर जो है जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आप वापस ले लीजिए, उसका लेटर हमें भेजिए और आप आर्बिट्रेशन चालू करिए पर रीअपॉइंटमेंट करिए, बट जो है एक्ट के हिसाब से हमारा जो है कंसेंट लेके आप करिए आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट जो है, इसमें हमने ना नहीं बोला आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग करने के लिए, बट हमारे कंसेंट से आप आर्बिट्रेटर चुनना और फिर आप ये करना, ठीक है। और आगे हम बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम इनिशिएटिंग और continuing any concrete action against my client that violate the provision of act and establish legal precedent। अगर आपने इनिशिएटिंग कंटिन्यू रहता है आर्बिट्रेटर प्रोसीजर आप कंटिन्यू करते हैं, तो वो वायलेट कर रहे हैं आपके प्रोविजंस को जो एक्ट में आर्बिट्रेशन एक्ट में लिखी है, वो प्रोसीजर को आप वायलेट कर रहे हो, ऐसा सी में लिखा है। बाकी हमने लास्ट में लिखा प्लीज नोट दैट फेलियर टू कंप्लाई विद द डिमांड मेट हियरिंग शैल बी कंप्लाई माय क्लाइंट टू प्रेज्यूम ऑल अवेलेबल रेमेडीज लीगल रेमेडीज इंक्लूडिंग बट नॉट limited to filing objection under section 34 of the act, set aside the interim order seeking appropriate compensation and losses for incurred। हमने ये बोला कि अगर आपने फिर भी ये ऑर्डर चालू रखा तो आप हम सेक्शन 34 में तो इस इंटरिम ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे, अवार्ड को चैलेंज करेंगे, और अगर हमारे जो भी लॉसेस हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, हमारा लॉस जितना भी होगा पैसे का और शारीरिक लॉस, मानसिक लॉस जो भी होगा हमें पैसे आर्थिक लॉस, तो वो सारा आपको हमें भर के देना पड़ेगा, ऐसा हमने इस नोटिस में बोला। और उसके बाद अभी आगे इन्होंने क्या ऑर्डर किया ये भी मैं आपको पढ़ के देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विड्रॉल ऑर्डर उन्होंने जैसे हमारा ये लीगल नोटिस मिला तो इन लोगों ने जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग ही बंद कर दिया। देखिए आप यहाँ तो ये इनका विड्रॉल ऑर्डर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं फिर से ओपन करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए, देखो 16 जनवरी का ऑर्डर है, मतलब 10 से 15 दिन में ही इन्होंने नोटिस पढ़ के ही ये विड्रॉल का ऑर्डर निकाला। तो यहाँ पे बोला गया है विड्रॉल ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड रिकॉल ऑफ इंटरिम ऑर्डर डेटेड सो एंड सो अंडर द सेक्शन 17 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। ये क्या बोल रहे हैं, हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को ही बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, और सेक्शन 17 का ऑर्डर भी हम वापस ले रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। वेयर ऑन द एप्लीकेशन फील्ड बाय द क्लेमनेंट अंडर 17 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इंटरिम ऑर्डर डेटेड 3 December पास बैंक अकाउंट फ्रीजिंग बैंक अकाउंट रिस्पॉन्ड वाज ऑर्डर एंड टू बी फ्रीज्ड। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेयर इज नाउ द क्लेमेंट हैज सबमिटेड आई वांट टू विथड्रॉ द present arbitration case as it is filled due to the some technical error and view of the same arbitration proceeding interim order passed therein will be recalled and withdrawn। अब ये बोल रहे हैं कि जो क्लेमेंट है, जो एनबीएफसी कंपनी है, ये क्या कर रही है, विड्रॉ करने के रिक्वेस्ट कर रही है हमें, इसीलिए सो ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, तो इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर जो अवार्ड प्रोसीडिंग ये और इंटरिम अवार्ड पास जो हुआ है वो भी हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंड विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द सबमिशन प्रिजर्व मटेरियल प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड
and the facts and circumstances, I find just convenient to the recall withdraw order dated 3 December and close the arbitration proceeding as okay। और ये आगे बोला जाता है withdraw and further order to be unfreeze and follow to unfreeze and unfollowing account respondent freeze by the bank। अब ये बैंक अकाउंट हमने फ्रीज करने की ऑर्डर हमने निकाली थी, वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने हमें लिख के भेज दिया, ये ऑर्डर हमें दे दिया कि हमने जो है आर्बिट्रेटर अवार्ड जो है हम कोई भी आगे प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, कोई भी हमें ऑर्डर जो है आगे का हमें कंटिन्यू नहीं रखेंगे, ये सारा कुछ हम लीगल वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है लीगल नोटिस और जवाब देने का तरीका। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने नोटिस को जवाब दिया करो। मैंने जितने भी वीडियो बनाए वो सारे प्रैक्टिकली बनाए, और ताकि आपको ये होता क्या है समझ में आ जाए सिंपल भाषा में, इस इजी लैंग्वेज में जो है इंग्लिश लिखा हुआ हिंदी में भी आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ, तो ताकि आपको इजीली उसको समझ सके, आम आदमी भी उसको समझ सके और ये क्या है किस तरीके से इसमें आगे एक्शन हो सकता है ये समझ सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो दोस्तों सेक्शन 17 का भी ऑर्डर निकला तो भी आप ऑब्जेक्शन देके आप इस तरीके का इनलीगल प्रोसीडिंग आप रुकवा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेक्शन 21 का ही नोटिस जो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस आने से पहले ही आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, बट अगर आपका कभी कंसेंट ही नहीं लिया गया है तो आपका बीच में भी आप सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर होने के बाद भी जो है आप इस तरीके का ऑब्जेक्शन देके आप जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग रुकवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का ये वीडियो पूरा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। और दोस्तों अगर किसी को आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, सेक्शन 25 की नोटिस आती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ईसीएस बैंक बाउंसिंग का, चेक बाउंसिंग का, तो वो सारे नोटिस, रिकॉल नोटिस का, सारे नोटिस का आपको जवाब ज़रूर देना है। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है बैंक की कोई भी नोटिस को आप इग्नोर ना करिए, ताकि आरबीआई यह कहता है कि जो विलफुल डिफॉल्टर है उनके ऊपर आप केस जरूर करना, बट जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है उनके ऊपर आप केस ना करिए, उनके साथ फेयर प्रैक्टिस करिए। मैंने हर वीडियो में आपको ये समझाया है। अगर आप बैंक के नोटिस को आप उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आप विलफुल डिफॉल्टर कहे नहीं जाओगे और आपके ऊपर कोई केस भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों की मीनिंग क्या है इसका वीडियोस बनाने का, जो है दोस्तों आप बस विलफुल डिफॉल्टर में ना आइए। ठीक है, जब भी आप विलफुल डिफॉल्टर कोई नोटिस, सारे नोटिस को आप विड्रॉ कर इग्नोर कर देते हो, तो दोस्तों फिर आपका जो है वहाँ पे आप विलफुल डिफॉल्टर में आ जाते हो, और विलफुल डिफॉल्टर जो है वो फिर उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं दोस्तों, आर्बिट्रेशन हो जाता है। जब भी आप नोटिस के उत्तर देते हो उसमें आप टाइम जरूर मांगना बैंक से कि मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, 12 महीने का टाइम दीजिए, ताकि मैं कहीं से फंड अरेंज करके मैं ये जो बैंक का जो है सेटलमेंट कर सकूं। तो दोस्तों आप जब भी आप किसी भी एडवोकेट से हिसाब से आप नोटिस बनवाए उसमें आप जो है टाइम जरूर मांग लेना, वहाँ पे एक प्रेयर डाल देना कि हम इस लोन को क्लोज करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम 6 महीने का 12 महीने का टाइम मांगते हैं, और इस टाइम में हम पेमेंट अरेंजमेंट करेंगे और बैंक के साथ कम्युनिकेशन करके हम ये जो है लोन का सेटलमेंट करेंगे। अगर आप इस इंटेंशन से नोटिस भिजवाते हो, रिप्लाई भिजवाते हो, तो आप बैंक ने जरूर उसको कंसिडर करना चाहिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, फेयर प्रैक्टिस के हिसाब से आपका ऑब्जेक्शन क्लियर आंसर जो है, रिप्लाई जो है उन्होंने कंसिडर करना चाहिए। अगर फिर भी बैंक आगे प्रोसीडिंग करती है और कोई भी केसेस आपके ऊपर करती है, तो यही रिप्लाई जो आप नोटिस की रिप्लाई आप बनाते हो, यही रिप्लाई जो है आपको आगे हेल्पफुल हो जाएगी दोस्तों। उस नोटिस वो आप कोर्ट में बता सकते हो, दिखा सकते हो कि हमने इनके हर एक नोटिस का जवाब दिया है, टाइम मांगा है, फिर भी इन्होंने इस तरीके से इनलीगली हमारे ऊपर ये केसेस करते जा रहे हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस का वायलेशन करते जा रहे हैं। वो आपको आगे जो भी आपका डिफेंस है वहां पर रखने के लिए आपका फायदेमंद होगा। और बहुत सारे मेरे केसेस ऑल ओवर इंडिया से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, आपसे जो हमने रिप्लाईज बनाए हैं वो हमें आगे जाके फायदेमंद रहे, हमें आर्बिट्रेटर अवार्ड
चैलेंज करने में फ़ायदे मिल रहे। सेक्शन 25, 130 के केसेस हमने वो जो हमारे रिप्लाई जो जाते हैं उससे विड्रॉ और उस नोटिसेस का आधार लेके वो केसेस भी लोगों ने बहुत सारे डिसमिस कर दिए, विड्रॉ कर लिए बैंकों ने, है ना? तो दोस्तों ये जो भी वीडियो है आप मेरे बहुत जो है आप अच्छे से समझना, जो भी मैं वीडियोज़ में क्या आपको समझाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आपको नोटिसेस जो है आपको ड्राफ्ट करना है। क्योंकि मैंने मेरे वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है क्या है मैंने वीडियोज़ ड्राफ्ट किए ताकि आप खुद भी उसके आंसर कर सको। आप खुद भी मान लो आपके पास पैसा नहीं है किसी एडवोकेट साहब को देने के लिए, तो आप खुद भी उसका खुद ही रिप्लाई कर सको। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ऐसे वीडियो अभी तक इस यूट्यूब चैनल ने मेरे किसी ने ही बनाया नहीं है। बट मैंने देखा कि लोगों के पास कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खुद ही आप उसको बना के उसको आप भेजेंगे तो भी आपका ये जो है आपका आगे जाके कुछ आपको उसमें जो है रिलीफ मिल पाएगा दोस्तों। जिन लोगों को मेरे से जो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस के बैंक के कोई भी नोटिस के आंसर करने हैं, किसी भी तरीके के नोटिस के, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9552008200। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना। कोई भी मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा दोस्तों। आप पहले मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको टाइम दूँगा और उस टाइम आप मुझे फ्री में कॉल कर सकते हो। मैं कोई भी गाइडेंस कंसल्टेशन के लिए मैं कोई भी कंसल्टेशन फ़ी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोन डिफ़ॉल्टर लोग ऑलरेडी जो है पैसे की प्रॉब्लम में होते हैं। तो जो है दोस्तों मैं कंसल्टेशन के चार्ज इसमें मैंने क्या कर दिए माफ़ कर दिए, उसमें फ्री में आपको कंसल्टेशन दे रहा हूँ। बस नोटिसेस के रिप्लाई में मैं बस छोटी अमाउंट लेता हूँ आपसे, उसमें भी मेरा टाइम और समय जाता है इसीलिए लेता हूँ, ताकि आपको जो है दोस्तों अच्छे से नोटिस वो ड्राफ्ट करके बैंक को पहुँचा सके। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हो, आप हमने नोटिस भेजा और ये जो आर्बिट्रल अवार्ड जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही उन्होंने विथड्रॉ कर लिए और इंटरिम अवार्ड भी उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मैंने सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर जो है रिप्लाई कैसे करना है मैं अच्छे से आपको बता पाया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।